पार्लियामेंट को बचाया जाए, नवाज शरीफ अकल से काम ले, सियासतदान बने और हमारी तरह अपना वज़ीर आज़म ले आए। तो उनको अब चाहिए कि अपना फैसला आज रात तक करना चाहिए, उसको आज रात तक करना चाहिए बैठ के कि मैं इज़्ज़त के साथ, क्योंकि जब ये पहले चले जाएंगे तो उसकी कुछ इज़्ज़त रह जाएगी। नाज़रीन, एक तारीख साज फैसला जिसका पूरे मुल्क को, पाकिस्तानी कौम को इंतजार है, चाहे वो ये चाहते हो कि नवाज शरीफ साहब को ओहदा छोड़ देना चाहिए या वो डिस्क्वालीफाई हों, या फिर नवाज शरीफ साहब के अपने चाहने वाले, उनके अपने वोटर्स एक ऐसा मैंडेट जिसको वो लेकर के पार्लियामेंट में पहुंचे। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि थोड़ी देर पहले खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे थे कि यह फैसला अब जल्द से जल्द आना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर ताखीर होगी, जैसे कि हमने इससे पहले देखा था 20 अप्रैल वाले फैसले में जो तकरीबन 1.5 महीने के बाद आया था, उस स्पैन ऑफ टाइम में नाज़रीन स्पेकुलेशंस होगी, कयास आराइयाँ होंगी, उस दौरान पॉइंट स्कोरिंग की जाएगी, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जाएगी और बहुत कुछ जो पाकिस्तानी सियासत में नहीं होना चाहिए जो आजकल हो रहा है, इसमें मजीद एस्केलेशन हो सकती है, इसमें बढ़ावा आ सकता है। हमें ज्वाइन किया जनाब इस वक्त मायनाज एंकर और बहुत अच्छा बोलने वाले, बहुत अच्छी पॉलिटिकल कमेंट्री करने वाले जनाब इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने वक्त निकाला, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में अपना एक मकाम रखते हैं और बड़े ही निडर सहाफ़ी हैं जनाब असद खरल साहब। सर असद खरल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान भाई, मैं सर आगाज़ आपसे करूँगा, ये एक जुमला कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग रही आफ्टर द पोस्ट JIT रिपोर्ट उस पर मैं आऊंगा, लेकिन कुछ थोड़ी सियासत पे बात कर लें। नवाज शरीफ अकल से काम ले, हमने भी अपना एक प्राइम मिनिस्टर घर भेजा था, हमने पार्लियामेंट को बचाया, हमने सिस्टम को बचाया, लेकिन सर इनके इरादे, इनके बयानात देख के इमरान साहब नहीं लगता ये वो कहते हैं कि जो खिलौना मेरा नहीं उसको हम तोड़ देंगे। इमरान साहब देखें, एक तो ये जो कंपैरिजन दे रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, वो एक ज्यादती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट का और इवन अफसोस के साथ कहना पड़ता है जुडिशरी का भी एक अलग किस्म का रवैया रहा है। जो यहाँ तख्ते लाहौर वाले हैं या लाहौर की क़यादत है, इनके साथ हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट का रवैया भी कुछ और रहा, इनके साथ हमेशा से अदलिया का रवैया भी कुछ और रहा है। तो इसलिए ये इनका कंपैरिजन दोनों का बनता नहीं है। एक तरफ वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ चलते रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ रही है। करना चाहिए था नंबर दो मामला, अगर अकड़े नहीं, यही तो मशवरा दे रहे हैं खान साहब के, जब हमने अकड़ नहीं दिखाई तो आप किस बात की दिखा रहे हो भाई? सर आपके पल्ले कुछ नहीं था ना, आप अकड़ दिखा नहीं सकते थे, आप अकड़ वाले थे ही नहीं, आप दिखा ही नहीं सकते अकड़। ये इनके पल्ले बहुत कुछ है, इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हर तरफ इनके अपने सोर्सेज हैं, ये हर चीज को मैनेज कर सकते हैं, इनकी कैपेसिटी कुछ और है। लेकिन जो बात मैं करना चाह रहा था, एक और लिहाज से भी भाई कंपैरिजन नहीं बनता। वो ये नहीं बनता कि अगर जुल्फिकार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ एक केस आ जाता, इस नौयत का तगड़ा केस, तो पीपल्स पार्टी शायद जिस तरह उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया यूसुफ रजा गिलानी को, वो भुट्टो खानदान को ऐसे सेक्रीफाइस ना करती, क्योंकि भुट्टो खानदान जड़ है, बुनियाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इसी तरह मुस्लिम लीग नून का अगर कोई और वजीर आजम होता या कोई वजीर होता या कोई और आदमी होता तो नून लीग वाले सेक्रीफाइस कर देते। लेकिन जिसके नाम पे जमात है, मुस्लिम लीग नवाज इसका नाम है, जो इसके एंड में एन आता है उसका मतलब है नून, नवाज। तो जिसके नाम की ऊपर बुनियाद है इस जमात की, अगर उसी आदमी को आप घर भेजने की बात करेंगे तो वो इतने आराम से नहीं भेज देंगे जैसे आपने यूसुफ रजा गिलानी को भेज दिया था। वो रेजिस्ट करेंगे, वो मुकाबला करेंगे, और ये नजर भी आ रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये डिसीजन तो ले लिया है कि आप इसको चाहे जिद समझ लें। इमरान खान साहब ने ये जिद पकड़ी कि मैं पूरा टाइम नहीं करने दूंगा, नवाज शरीफ को ओहदे से हटाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद भी नायल होना पड़ जाए। ये बड़ी एक्सट्रीम है। दूसरी तरफ मियां साहब ने जिद पकड़ी कि मैं नहीं जाना, मैंने टाइम पूरा करना है। अब मियां साहब हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे, जब तक उनको पकड़ के नहीं निकाला जाएगा या हटाया नहीं जाएगा, वो रेजिस्ट करते रहेंगे, जो जमहूरियत के लिए भी खतरनाक है, मुस्लिम लीग नून के अपने लिए भी खतरनाक है। आपके पास आता हूं असद खरल साहब, 93 में जिस तरह निकाला गया था छड़ी दिखा के, आपको लगता है कि इस दफा दोबारा ऐसे ही होगा? देखिए, इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब की ये बड़ी अरसे से ख्वाहिश है, और डान लीग्स में जिस तरह के बयान और अभी भी जो मामलात उनके वज़रा की तरफ से, उनके जो मुख्तलिफ जो MNAs की तरफ से बयान आ रहे हैं, वो तो ये उनकी बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश है कि उनको सियासी शहीद बनाया जाए। लेकिन ये तारीख में पहली मरतबा एक ऐसा मौका आ गया कि अब ये पूरी कौम को, पूरी दुनिया को ये समझ आ जाएगी कि ये करप्शन का केस है, ये कोई विक्टिमाइजेशन का केस नहीं है, ये कुछ छड़ी दिखा के नवाज शरीफ को घर भेजने का केस नहीं है।
ये वो केस है जो एस्टेब्लिश हो चुका है पूरे कौम के बच्चे बच्चे के सामने कि ये करप्ट हैं और ये रंगे हाथों जिस तरह पकड़े गए हैं, और ये पूरी कौम को अब पता चल चुका है कि इनके झूठों का, इनके फ्रॉड्स का, इनकी करप्शन का, और अब ये चाहते हैं कि करप्शन का जो सर्टिफाइड एक ठप्पा है ना, उससे ये बचना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि कोई और शॉर्टकट, ये चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट, जिस तरह आपने कहा है ना कि कोई 93 वाला अब सीन तो वो नहीं है, इनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अब इनको करप्शन का एक ठप्पा लगेगा कि सर्टिफाइड ये झूठे हैं, सर्टिफाइड ये चोर हैं, सर्टिफाइड ये करप्ट हैं। लड़ेंगे किससे? खान साहब ने कहा ना, और ये हफजा इन्होंने बना भी दिए कि हम लड़ेंगे। इन्होंने कहा है जनाब कि हम, ये नवाज शरीफ तो लोहे का चना था जो भुन के बाद में पता नहीं JIT की भट्टी भुन के सॉफ्ट हो गए अब, लेकिन ये जाएंगे नहीं, तो लड़ेंगे किससे? देखिए ये जुडिशरी से नहीं लड़ने, अब तक लड़ रहे हैं ना, क्योंकि उनके पास सरकारी मशीनरी है, ताकत है, इदारे उनके नीचे हैं। जिस दिन नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, अगर कर दिया जाएगा, जिस दिन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, हाँ जी, जिस दिन, और ये होंगे, मैं ये कह रहा हूं करना तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने है, लेकिन जितना मवाद सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था ना कि जो हमारे सामने चीजें आएंगी उनको बुनियाद बना के और कानून को मद्देनजर रखते हुए हमने फैसला करना है। इस बात का तो उसको बुनियाद बना के जो फैसला होना है, जो हमें नजर आ रहा है कि उसमें तो कोई अब अभाम नहीं रह गया कि जालसाजी इनकी पकड़ी गई सुप्रीम कोर्ट के सामने। जजेस के आप रिमार्क्स पढ़ लें, इनकी जालसाजी आ गई, झूठ इनका आ गया, मनी ट्रेल ये नहीं दे सके। तो मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में भी इनको ये कहे कि ठीक है सिर्फ ट्रायल होगा। ट्रायल तो करना है नैब कोर्ट में, डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से हर सूरत होगी इनकी। हम यहाँ पे लीगल एक्सपर्ट्स नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन जो रीजनेबल इमरान खान साहब पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि पाला तो पड़ता रहता है इन चीजों से, वो क्या हो सकती हैं? सर, जो मटीरियल है ना JIT का, खान साहब उसको रिस्पोंडेंट्स कंटेस्ट कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। तो जब वो चैलेंज कर रहे हैं तो फिर मामला तो ट्रायल कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या डिस्क्वालिफिकेशन देख रहे हैं आप? अच्छा, मैं एक चीज आपको बताऊं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो जेलर हजरात भी हैं, उनसे भी बातचीत होती है। वो ये कहते हैं कि जब फांसी हम लगा रहे होते हैं ना किसी को, तो फांसी के फंदे तक वो आदमी कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दें और मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान में ट्रेंड ही नहीं है कि अपना कोई जुर्म मान ले और कोई इक्तदार में बैठ के जुर्म मान ले, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। वो तो फिर आप एतराफ़ जुर्म करेंगे तो आपका इक्तदार में रहने का जवाब खत्म हो जाएगा। ये JIT के मामलात पे जो हुकूमत का रवैया है, वो किसी भी जी शऊर आदमी का पाकिस्तान में यही रवैया होगा, क्योंकि आप चीज़ों को कंट्रोवर्शियल करें और आप चीज़ों को कंट्रोवर्शियल करके उनको इतना इबाम पैदा कर दें कि उनकी बुनियाद पे कोई नतीजा अखज़ ना किया जा सके। ये तो है स्ट्रेटजी। अब जहाँ तक जजेस के फैसले की बात है, तो एक चीज़ देखें, हमें थोड़ा सा अफसोस होता है कि तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने वाली की ये स्ट्रेटजी है। जी सर, देखें, मैं आपसे अर्ज करूं कि जो असद खरल साहब की बात है ना, वो डायरेक्ट कह रहे हैं, लेकिन अगर आप सोचें कि वो ये क्यों कह रहे हैं, तो उसके पीछे आपको सिर्फ एक रीजन समझ आती है कि दो जजेस जो बड़े जजेस हैं, जो दोनों कल को आने वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे, वो दोनों कह चुके हैं कि ये सादिक और अमीन नहीं है। फिर 3 जजेस ने ये नहीं कहा कि ये सादिक और अमीन है, उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कर दें। अब जो 6 बंदे उन 3 जजेस ने अपॉइंट किए, उन 6 के 6 ने भी कह दिया कि सादिक और अमीन नहीं है। अब नीचे से भी कह दिया सादिक और अमीन नहीं है, ऊपर से भी कह दिया सादिक और अमीन नहीं है, तो बीच में अब 3 जजेस हैं। मुझे नहीं लगता कि वो नीचे और ऊपर दोनों तरफ से आने वाली खबर या दोनों तरफ से आने वाले तासुर से बाहर निकलकर कोई और अलग फैसला कर देंगे। ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है शरीफ खानदान के लिए, लेकिन याद रखिएगा, ये रिटेलिएट करेंगे, ये रेजिस्ट करेंगे, ये बहुत सारी इसके ऊपर पॉलिटिक्स करेंगे। PMLN के पास देखें, अब कोई रास्ता नहीं है ना, वो भी दीवार के साथ लग गए जाके। 190 का इस्तेमाल करना पड़ेगा खान साहब, सुप्रीम कोर्ट को अपनी एड के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ना, मुझे नहीं लगता। देखें, आर्टिकल 190 का इस्तेमाल का मतलब है फिर तो कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। जहां तक PMLN के अंदर बड़े समझदार और अच्छे लोग मौजूद हैं, जिनमें चौधरी निसार साहब हैं, इकबाल जफर झगड़ा साहब हैं, राजा जफरुल हक साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, और बहुत सारे लोग अभी जो सबसे समझदार थे ख्वाजा आसिफ को कहते हैं, हमने सोचा भी नहीं हुआ। आपने सुना होगा खान साहब, सबसे समझदार, अच्छा मशवरा देने वाले नहीं जाने भी नहीं देंगे, उन्होंने कहा सोचा भी नहीं हुआ। दूसरे ख्वाजा आसिफ साहब को वजारत उज़्मा नजर आ रही है, ख्वाजा आसिफ साहब को वजारत उज़्मा नजर आ रही है, उनको वजीर आजम बनना है। ये जो इंटरव्यू उन्होंने दिया हामिद मीर साहब को, उसमें उन्होंने 2 काम के जुमले बोले हैं। उन्होंने कहा ना पाकिस्तान की अदलिया और ना पाकिस्तान की जुडिशरी। मुझे पूरे इंटरव्यू का जो निचोड़ है वो ये जुमले के अंदर था, जिसको वो बुलेटिन में भी चलाते रहे हैं जियो वाले, कि ये दोनों हमारे खिलाफ साजिश नहीं कर रहे। ये बात ख्वाजा आसिफ अगर अपने मुंह से कहें
तो फिर आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि वजीर आजम बनने की ख्वाहिश उनके अंदर कितनी ज्यादा मचल रही है। वजीर आजम बनने की ख्वाहिश अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। सर इन्होंने तो कहते हैं हमने तो चॉइस ही नहीं की। देखें, ख्वाजा आसिफ साहब का नाम आया आखिरी वक्त में, आपने पहले उसे देखा खाकान अब्बासी साहब का नाम चल रहा था, बल्कि आसन इकबाल साहब का बड़ी देर नाम चलता रहा, फिर उसके बाद जो ख्वाजा आसिफ साहब का लास्ट में उनका नाम आया। ख्वाजा आसिफ साहब का जो मामला और जो चौधरी निसार की आपने बात की है, चौधरी निसार के हवाले से खुर्शीद शाह साहब या पीपल पार्टी की उनके ऊपर क्रिटिसिज्म कितनी इससे ज़्यादा हो नहीं सकती, लेकिन आज खुर्शीद शाह भी ये कहने पे मजबूर हो गए कि चौधरी निसार जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जो चौधरी निसार आपने कहा ना कि एक उनके अंदर वो भी मौजूद है, इमरान खान साहब ने भी कहा, चौधरी निसार साहब कल संडे है जी, कल मेरा ख्याल है वो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो वो करेंगे पंजाब हाउस में करेंगे। अच्छा। लेकिन ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई नवाज शरीफ से वफादारी या उसमें कोई उनका मसला है या कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, वो सिर्फ इन वजह से क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग में। मुझे एक बात बताएं, मैं आप सवाल बड़ा ये ना आम आवाम की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं यार आपने अगर नून लीग नहीं छोड़े, आपने स्टांस लेना था, आप क्लियर स्टांस लेते यार ये गलत है। आप तो वो फुफो नहीं होती है एक जो हर शादी में नाराज हो जाती है, उसको मनाना पड़ता है पहले, आप तो वो बने हुए हैं। या आप मुश्किल वक्त में साथ दें नवाज शरीफ का, उसके साथ रहे, या पीछे हट जाए आप। ये क्या आवाज वजारत से इस्तीफा दे दिया, नून लीग नहीं छोड़ूंगा, बैक बेंची से बैठूंगा? नहीं देखें, ये तो बात ये है कि एक बंदे की सुनी नहीं जा रही, क्योंकि लास्ट कैबिनेट मीटिंग में भी उन्होंने यही बोला था, चौधरी निसार साहब ने यही नवाज शरीफ को कहा कि जिस पे मामला बदमजगी हुई, उन्होंने कहा मियां साहब आप ये तो बता दें कि आपके मशीर कौन है, क्योंकि जो उन्होंने काम आपके साथ कर दिया इसमें तो कोई मौजूद ही बचा सकता है। दूसरी बात, जो कैबिनेट से उठकर चले गए थे, जो पार्लियामेंट्री पार्टी से उठ के चले गए थे, वो ये थी राना तनवीर की। राना तनवीर ने बेसिकली एक ट्रैप के तौर पे चौधरी निसार के पीछे लगाया हुआ था। राना तनवीर और 3 जून को यहाँ पे निसार साहब आए और राना तनवीर भी, इनकी आपस में राजपूत ग्रुप आपस में इन्होंने इकट्ठे होने की जो बात की। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राना तनवीर जो हैं, जो फाकी वज़ीर दफ़ाई पैदावार हैं, वो इस चीज़ को करेंगे कि मेरा एक असूली जो मौक़िफ़ है उसको सपोर्ट करेंगे। जब इन्होंने बात शुरू की मियाँ साहब के ऊपर, तो राना तनवीर साहब ने तारीफ़ें करनी शुरू कर दी, उसके बाद वो उठ के चले गए। पहले भी एक दफा हो चुका है जब खुशामदी वो उठ के चले गए उन्होंने, इसलिए कि ये बंदा तो मुझे कहानी और सुना रहा है। और मैं चौधरी निसार साहब के बारे में चौधरी निसार साहब के बारे में एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं। चौधरी निसार अली खान साहब मियाँ साहब के तरीकाकार से इख्तलाफ करते हैं। मियाँ साहब ने कहा था हम एक नए तरीके से पाकिस्तान में हुक्मरानी करेंगे जब दोबारा हमारी हुकूमत आएगी, तो मियाँ साहब ने वो वादा पूरा नहीं किया। मियाँ साहब अपने बच्चे आगे लेकर आ गए, फिर उसी तरह बच्चों का बाग बन गया पूरा का पूरा। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उनके बच्चों की मर्जी चलना शुरू हो गई। पिछले दौरे हुकूमत से मियाँ साहब ने कुछ भी मुख्तलिफ नहीं किया। चौधरी निसार साहब के आपको शायद बच्चों के नाम भी पता नहीं होंगे और उनकी फैमिली की इंटरफेरेंस भी उनकी पोजीशन में बिल्कुल नहीं होती। तो चौधरी निसार साहब कह रहे थे कि इस तर्ज की हुक्मरानी मियाँ नवाज शरीफ साहब भी करें, लेकिन मियाँ साहब अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपने बच्चों के आगे सारा कुछ हार जाते हैं। इस मरतबा भी मियाँ साहब ने वही किया और कंट्रोल जो है वो मरियम साहबा के पास चला गया। और काफ लीग के कुछ ऐसे लोग जिनको चमचागिरी बहुत अच्छी आती है, उन्होंने मरियम नवाज साहबा के जरिए से मियाँ साहब को घेर लिया। अब चौधरी निसार का मामला ये, वो पार्टी नहीं छोड़ सकते भाई, क्योंकि पार्टी में चौधरी निसार को यह लगता है कि उनका मियाँ नवाज शरीफ के बाद इस पार्टी में सबसे बड़ा स्टेक अगर किसी का है तो वो चौधरी निसार का है। तो और मैं आपको एक चीज और बड़ी क्लियर करूं, जब ना मिले, मियाँ साहब ने हमेशा तो सर पॉलिटिक्स में नहीं रहना ना, कभी ना कभी मियाँ साहब अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या मियाँ साहब खुदा ना खास्ता कोई और मामला होता है, रिटायर हो जाते हैं सियासत से किसी वजह से, या कोई और बात हो जाती है, तो फिर चौधरी निसार साहब के चांसेस हैं कि वो पार्टी के एक बड़े पोर्शन को कंट्रोल करेंगे और लोग उनकी बात मानेंगे। इस बात का सबको पता है। इसलिए इतनी पकी पकाई देग छोड़ के कोई बेवकूफी होगा जो जाएगा। चौधरी निसार साहब प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को गोशा नशीनी में ले जा सकते हैं, लेकिन PMLN को छोड़ना चौधरी निसार साहब के लिए कोई अकलमंदी का फैसला नहीं होगा। और वो इतनी सियासी जीरक उनके अंदर है कि वो PMLN को नहीं छोड़ेंगे। अब जहां तक बात आपको बता रहे थे चौधरी निसार साहब की, उन्होंने जो मियाँ साहब से कहा था कि आप अपना तर्ज हुक्मरानी तब्दील करने में नाकाम रहे हैं, आपने चीजों को गलत तरीके से हैंडल किया है, आपने इदारों के साथ तसादुम किया है, और जिन लोगों ने आपका तसादुम करवाया है ये आपके वो साथी नहीं हैं जो आपके साथ एग्जाइल के दौरान जब आप बाहर थे पाकिस्तान से, मुल्क से चले गए थे, तो जो आमरीत के खिलाफ लड़ते रहे हैं ये वो लोग नहीं हैं। जो लोग लड़ते रहे हैं वो आपको ठीक मशवरा दे रहे हैं, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उनकी बातों में लगे रहे, जो चापलूसी कर करके मियाँ साहब से काम करवाते रहे, और फिर यहाँ तक पहुंचाया है कि अब ना आगे जाने का रास्ता है और ना पीछे आने का रास्ता है। आपको याद होगा खासा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि इन्हीं खुशामदियों का जिक्र एक दफा
चौधरी निसार साहब ने ऐसी कैबिनेट मीटिंग में किया था और ये कहा था कि ऐसा एक कानून होना चाहिए कि खुशामद पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। बड़ा मशहूर वाक़या है। मुझे वक्फा लेने के बाद माशाल्लाह से ज़फ़र हिजाज़ी साहब जिस तरह से कल उन्होंने जिस तरह प्रोटोकॉल में बैठे हुए थे और फिर जिस तरह से हमारी रिपोर्टर सबा साहिबा और हमारी टीम पर तशद्दुद किया गया, उस हवाले से भी कुछ अहम चीज़ें हैं, मैं आप तक पहुंचाऊंगा नाजरीन। और ज़फ़र हिजाज़ी क्या किरदार निभा सकते हैं इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में, जिन्होंने मियाँ साहब और उनकी एम्पायर को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी तक दे दी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे।
ब्रेक के बाद हाजिर नाजरीन, मैं सिर्फ एक चीज़ अनाउंस कर दूं कि 24 न्यूज़ की रिपोर्टर सबा साहिबा के लिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद अवार्ड का ऐलान किया गया। जिस तरह से कल जफ़र हजाजी के उनको प्रोटोकॉल दिए जाने के हवाले से जो कवरेज की 24 न्यूज़ है, जिस तरह से हमारे सहाफ़ियों को ज़ुदुकोब किया गया, इंतहाई वो कंडेमनेबल एक एक्ट था जिसको सब ने जिसकी मजम्मत की, लेकिन उसको सराहते हुए इस अवार्ड का उनके लिए ऐलान किया गया। अच्छा, मैं अब इमरान खान साहब, मैं अगली चीज़ पे आना चाहूँगा, बल्कि आपसे पहले मैं ज़रा असद खलल साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। सर, इमरान खान साहब ने अभी अपनी जो मनी ट्रेल पेश की उसमें लिखा जनाब कि 20 साल पुराना रिकॉर्ड तो हमारे पास है कोई नहीं, मैं क्रिकेट खेलता, अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, ऑस्ट्रेलिया से 50,000 पाउंड और वहाँ से पता नहीं कितने हज़ार पाउंड, वो पैसे मुझे मिलते थे, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट मेरे पास कोई नहीं है। तनकीद ये की जा रही है कि नवाज शरीफ से जब आप 30-40 साल पुराना डॉक्यूमेंट मांगते हो, वो भी ये कहता है कि यार नहीं, हम नहीं रिकॉर्ड रख सके, तो फिर इमरान खान अपना वो भी रिकॉर्ड दे। देखिए, फ़र्क ये है कि नवाज शरीफ साहब 30-35 साल से इक़्तिदार में हैं, उनके पास पब्लिक ऑफिस होल्डर है, वो वज़ीर एक्साइज़ थे पंजाब के, वज़ीर ख़जाना थे, वज़ीर आला पंजाब 2 दफ़ा रहे हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं। इमरान खान के पास 1 दफ़ा सिर्फ MNA रहे हैं, आपके सामने यह दूसरी मरतबा आप हैं। इमरान खान के साथ जो मनी ट्रेल मांगी जा रही है, उस वक्त उनके पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं था जी। फिर इमरान खान और नवाज शरीफ का फ़र्क ये है कि इमरान खान का पैसा जितना भी है वो पाकिस्तान लाए हैं, करोड़ों रुपए कमा के, और काउंटीज़ और क्रिकेट के ये सारी दुनिया को पता है कि वो पैसे लेते थे, उनको मिलते थे, उन्होंने कोई बाहर जायदाद नहीं रखी, उन्होंने पाकिस्तान पैसा लाए हैं, रेमिटेंसेस लाए हैं, और पाकिस्तान को वेलकम करना चाहिए कोई भी ऐसा बंदा जो पाकिस्तान में ज़र मुबादला लेके आता है। नवाज शरीफ फैमिली के ऊपर ये मामला है कि ये अरबों रुपया पाकिस्तान का बाहर लेके गए हैं, इन्होंने बाहर प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं और लोगों कह रहे हैं कि फ़ॉरेन इधर इन्वेस्टमेंट की जाए। अब इसलिए नवाज जो इमरान खान है वो बाइंडिंग नहीं है कानून के मुताबिक। उस वक्त जब वो क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन एक बड़ी तय बात है, तयशुदा बात है, ये तो सबको पता है कि इमरान खान क्रिकेटर था, जी जी, यानी जरिया माश पता चल गया कि क्रिकेट खेलता था, पैसे कमाता था, और ये भी सबको पता है कि सुपरस्टार क्रिकेटर था बहुत, और सुपरस्टार क्रिकेटर कितना कमा सकता है ये भी सबको पता है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब, सवाल ये है, एक कंपैरिजन अब देखे ना, आ तो गया, सोशल मीडिया पर भी लोग बात कर रहे हैं कि भाई इमरान खान भी मनी ट्रेल वही वाली दे जो नवाज शरीफ से मांगी जा रही है। इमरान खान के पास वो वाली चीज़ें ही नहीं है ना जो नवाज शरीफ साहब के पास हैं, और इमरान खान के नवाज शरीफ साहब से हालात मुख्तलिफ हैं। लेकिन देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है, अगर नवाज शरीफ ने हिसाब दिया तो इमरान खान भी फिर अपना हिसाब दे। नवाज शरीफ अगर कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सके और कोर्ट का डिसीजन उनके खिलाफ आता है, अगर वो कोर्ट को मुतमईन कर सके और कोर्ट का डिसीजन उनके हक में आता है, तो ये तो कोर्ट जो कहेगा हम उसको मान लेंगे आंखें बंद करके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, अगर वो कहेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान ने चोरी की है, तो मैं बबांगे दोहल कहूँगा ये चोर है। अगर वो कहेंगे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके खानदान ने चोरी नहीं की है, तो मैं डट जाऊंगा, मैं कहूँगा ये चोर नहीं है। हाँ। इसी तरह इमरान खान साहब को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सर्टिफिकेट हासिल करना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़े, जहां तक वो रिकॉर्ड दे सकते हैं वो केस लड़े। लेकिन एक बात जो समझ में नहीं आती, एक बंदा था ही बाहर, वो बाहर पैसा कमाता था, बाहर ही लगा देता था, बाहर ही खर्च कर देता था, तो फिर उससे किस चीज की मनी ट्रेल मांग रहे हैं? तो पाकिस्तान में कमाता, बाहर लेके जाता, तब पूछ भाई अदालत मांग रही है ना। एक मिनट अली, मैं नहीं मांग रहा, अदालत मांग रही है ना, तो अदालत को दें। अदालत कोई भी काम, देखें मुझे और आपको एक बात पे कंफर्म होना चाहिए, अदालत कुछ भी गलत नहीं कर रही। जो शरीफ खानदान के साथ कर रही है, अगर उस पर मजे आ रहे हैं और वो अच्छा हो रहा है, तो फिर जो इमरान खान साहब के साथ कर रही है उस पर इमरान खान साहब को जवाब देना पड़ेगा। और मेरी अपनी राय में इमरान खान साहब अपने आप को क्लियर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई उतना बड़ा नौयत का केस नहीं है जितना बड़ा मियाँ साहब के पास है। लेकिन केस छोटा हो, केस बड़ा हो, बंदे को नीट एंड क्लीन होकर बाहर आना चाहिए, ये खान साहब से हम तवक्को कर रहे हैं। दूसरा, मैं लेडी रिपोर्टर वाली बात पे यार कुछ कहना चाहूंगा। जी 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 जी, मैं कल से ये देख रहा था, मेरा कल प्रोग्राम होता तो मैं कल बताता इनको, भाई इस मुल्क में सिर्फ इनकी इज्जत है। हाँ, ये मामे लगते हैं इस मुल्क के, ये इस मुल्क के ठेकेदार हैं। इनकी बेटी ने पेश होना था JIT में 4 बंदों के सामने, इन्होंने खप डाली हुई थी पूरे पाकिस्तान में। हर 2 मिनट के बाद एक मुंह उठा के वजीर आ जाता था, एक वजीर आ जाता था, हर 2 मिनट के बाद मुंह उठा के, ए जनाब कौम की बेटी है, हाय अल्लाह कौम की बेटी, उसको पेश होना पड़ रहा है, JIT के अंदर पेश हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसहाक डार ने कहा था, और शर्म आनी चाहिए इनको। और बेशर्मो, ये भी किसी की बेटी है, और भाई किसी के लिए जो है वो ये कमाने के लिए निकली है घर से अपने। किसी को शौक नहीं होता अपने घर से बाहर निकल के जाके काम करने का। और भाई गरीब लोग हैं हम अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बाहर निकल के काम करते हैं, इज्जत कमाने के लिए काम करते हैं, अपने शौक के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। इस तरह हम काम बाहर, हमने पाकिस्तान से बाहर जायदादें नहीं बनाई हुई। आप ये बताएं ना, जो 24 चैनल की रिपोर्टर है, इसके बाद कितनी ऑफशोर कंपनीज हैं? आप ये बताएं, इसने कोई
कोई इसका झूठ आपने पकड़ा हो इस लेवल का कि मेरी पाकिस्तान में तो क्या, बाहर मुल्क में तो क्या, पाकिस्तान में खान साहब वो आपकी मेरी बेटी है ना सर, आप जैसे हम जैसे कीड़े मकोड़ों की बेटी है ना, इस यार वजह आपकी से बेटी कौम की बेटी होगी, वो इस वजह से आपकी बेटी कौम की बेटी होगी, और कौम की बेटी जो है उसको बाजू से पकड़ के घसीट रहे हैं एफआईए वाले। एक अभी तक किसी के मुंह से मैंने बकवास नहीं सुनी हुकूमती नुमाइंदे के कोई बंदा आगे कहे कि यार आपने ज्यादती की है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम ये करेंगे। ओ भाई बैठो, वुज़रा को चाहिए बैठे, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। कल चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर देना चाहिए मीडिया को, अगर थोड़ी सी भी गैरत हो। इस्लामाबाद के मीडिया को चाहिए कल चौधरी निसार अली खान जब तक के वो सारे बंदे खड़े करा के माफी ना मंगवाए और हुकूमत की तरफ से खुद माफी ना मांगे, तब तक चौधरी निसार अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना नहीं चाहिए। कल मीडिया को अगर गैरत हो तो वो अपनी बेटी को कौम की बेटी समझते हैं, आप अपनी बेटी को क्या समझते हैं? मैं आपके साथ हूं इमरान खान साहब, मैं आपकी इस डिमांड में और इस हमारा चैनल आपकी इस डिमांड में शरीक है कि चौधरी निसार साहब पहले माफी मांगे अपने इस इदारे के इस एक्ट पे, और यकीन करें आपने बतौर अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है इमरान खान साहब। मुझे लफ्ज याद आ गए मरियम बीबी के, और हमारे वुज़रा के मुंह से तो झाग निकल रही होती है जब वो बबांगे दोहल तारीफें कर रहे होते हैं कि हाय कौम की बेटी, और खुद को आप बीबी ज़ैनब और बीबी फातिमा से नौज़बिल्लाह मिलाते थे। आपका इतना रुतबा है, और वो जो एक बच्ची घर से बाहर निकली कमाने के लिए रोजी रोटी, उसकी कोई इज्जत नहीं है। उसको एक मर्द, असद खलल साहब एफआईए का मर्द एहलकार हाथ से पकड़ के एफआईए से ज्यादा इनकी आंखों में अली, इनकी आंखों में फिरौनियत होती थी जब ये आते हैं, इनकी आंखों में तफक्कुर होता है, फख्र होता है, गरूर होता है, तकब्बुर होता है। इनके कपड़े आप देखें, इनका पहनावा आप देखें, इनका मेकअप आप देखें, इनके जेवर आप देखें, इनकी गाड़ियां आप देखें। 1 to 5 का नंबर लगा के मर्सिडीज गाड़ी के अंदर घूम रही है वजीर आज़म की बेटी। ये लॉ एंड ऑर्डर है इस मुल्क के अंदर। और आप दूसरी तरफ देखें, वो एक गरीब की बच्ची, वो अपने घर से निकली, वो नौकरी कर रही है, धूप में जाती है, सड़क पे जाती है, बारिश में काम करती है, गर्मी के अंदर काम करती है, मौसमों से लड़ती है, अकेली है, उसके पास सिक्योरिटी भी नहीं है, उसके बाद आप जैसी गाड़ियां भी नहीं है, आप जैसे घर भी नहीं है उसके पास। ये नौकरी और ये इज्जत ही है। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए ऐसी हुकूमत को। शर्म नहीं आती। कम से कम खड़े होकर उस बेटी को बुला के उससे माफी मांगनी चाहिए थी, उसको कौम की बेटी डिक्लेयर करना चाहिए था, उसके आगे हाथ जोड़ने चाहिए थे, और अगर वो माफ करती तो माफी मिलती, वो माफ ना करती तो ये तब तक माफी मांगते जब तक वो माफ ना करती। कौम की बेटी वो है जो रोजाना सड़क पे जाती है, धूप सेकती है, वो हमारी बेटी नहीं हो सकती। वो इनकी बेटियों में से अल्लाह इनकी बेटियों के पर्दे सलामत रखे, इज्जतें सलामत रखे हमारे सर आंखों पे। और भाई हमारी बेटियों को भी तो अपना समझो, वो भी तो, उनकी भी तो कोई इज्जत है। ये खान साहब मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। देखिए बाहर जो है, जिस तरह उन्होंने बात की कि एफआईए के बंदों ने तो मिस हैंडलिंग की जफर हिजाजी साहब जिनको वो एक्सपोज कर रही थी, जो प्रोफेशनल अपनी ड्यूटी के दौरान के कौम को बता रही थी, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को, ताकि पता चले, कौम को पता चले कि मुलजमान के साथ किस तरह ट्रीटमेंट हो रहा है, उनको हॉस्पिटल में किस तरह वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, वो उसको फिल्मा रही थी। और उस दौरान जफर हिजाजी साहब के बेटों ने भी बदतमीजी की है टीम के साथ, 24 के साथ, उसके बेटे ने और उसके साले में मुबैना तौर पे। फिर मैं उसके बेटे का सिर्फ एक वाकया बताता हूं, वो बदमाशी उसकी एक वाकया बताता हूं, और किस तरह जालसाजी इनके हुक्मरान जो हैं, उनके जो लगाए हुए लोग हैं, वो भी जालसाजी किस तरह कर रहे हैं। सलमान जफर, जिसको 24 साल की उम्र में, जो हिजाजी साहब के बेटे हैं, साबिती कमीशन में उन्होंने डायरेक्टर लगा दिया, उसने दमयाल थाना की हदूद में मई के, अभी जो मई है माह गुजरा है, उसने ये किया कि उसका कज़न था साथ, वहां पे तरबूज ले रहा था, आप कहानी सुन लें, तरबूज ले रहा था और पीछे से एक गाड़ी आई, उसने आके ब्रेक लगाई जोर से। उसने वही अपने फिरौनियत वाली बात है, उसने कहा जी आपने ब्रेक क्यों तेज लगाई, उसने कहा जी मेरी मर्जी, गाड़ी मेरी है। उसने, उसके दौरान लड़ाई हो गई। इसने ये समझा कि मैं चेयरमैन चूंकि एससीपी का बेटा हूं, मुझे कौन, इसने उसको थप्पड़ मार दिया, गाली निकाल दी। उसने बंदे बुला के उन्होंने इसको मारा, तशद्दुद किया। आप सुन ले जरा, तशद्दुद किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने थाना दमयाल में जो मुकदमा क्या दर्ज कराया, थाना दमयाल में मुकदमा यह दर्ज कराया कि आईएसआई के लोगों ने मारा है। और ये वीडियोस बना के, तस्वीरें बना के इसाक डार और मरियम को दिखाई जाके जफर हिजाजी ने कि जनाब देखें आपकी वजह से आईएसआई वाले लोग मेरी बच्चों को मार रहे हैं, ये देखिए उनका सर फटा हुआ है। यानी इतने ये बताएं, यहाँ पे मरियम ट्वीट करेगी, यहाँ पे मरियम का ट्वीट नहीं आया। एक कौम की बेटी के लिए जो मिस हैंडलिंग हुई है, यहाँ पे हम मरियम के ट्वीट का इंतजार कर रहे हैं। इमरान साहब नहीं आया यार, 3 दफा रिटायर हो चुका है ये बंदा, इसको चेयरमैन लगाया हुआ है। इतना ये दलेर और बहादुर है ना, ये जफर हिजाजी का बेटा, औरत पे हाथ उठाने वाला बुज़दिल होता है। और औरत भी वो जिसको आप नहीं जानते, वो आपके लिए नामहरम है। हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल करके खान साहब, ना मर्द कहे ना मर्द होता है। ये खुदा की कसम खा के मैं कहता हूं,
वह खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं रिपोर्टिंग करता था, इस जैसे लोगों को हमने कभी नेड़े भी नहीं आने दिया था, बेगैरत लोगों को, बेशर्मों को। ये प्रोटोकॉल लेके अपने बाप का फिरते हैं, ये मेरे सामने होता है, ऐसी हरकत करता मैं इसके दांत तोड़ता बेगैरत आदमी के। ये कोई तरीका है, कोई इंसानियत है? औरत के ऊपर यार हाथ उठाओगे? शर्म आनी चाहिए इनको, डूब के मरना चाहिए। अल्लाह करे सर वो दिन हमें नजर आए कि जब इनको शर्म हो हमारी बहू बेटियों के लिए। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे। अल्लाह की तरफ से नाजुल हुआ है, जिसको ये साजिश का नाम देते हैं। कर्नल साहब, कहानी खत्म होती नजर आ रही है, लेकिन इस कहानी के बाद जो नया चैप्टर शुरू होगा वो पाकिस्तान के लिए कैसा होगा? मैं समझता हूँ कि ये कहानी जो है ना, जो गुड आफ्टरनून की बात हो रही है, अब नवाज कह रहे हैं या नून कह रहे हैं, मुझे इससे गुड आफ्टरनून, हाँ जी, नून से मुराद, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मामला ये है कि ये अब पाकिस्तान की जो एक तकदीर है ना, उसका एक रुख मुतय्यन होना है। इस फैसले से पाकिस्तान की तारीख का एक नया रुख आएगा आपके सामने। अगर तो ये फैसले के अंदर ये इनके खिलाफ एक्शन हो गया और फिर कौम, मैं नहीं समझता कि दोबारा कभी भी कोई प्राइम मिनिस्टर या उसकी फैमिली करप्शन करने के बारे में
मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, अपने इख्तियारात के नजायज इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी सकेगी। जो बाकी 450 क्या करना है सर, उनको छोड़ देना है? नहीं, बाकी 450 को छोड़ना नहीं है, सब कुछ, सब ये प्रेसिडेंट होगा। मैं ये आपको बता दूं, ये एक कैसा केस है कि रुख मुतय्यन कर देगा। ये जब पकड़े जाएंगे ना तो 450 में एक बंदा भी नहीं बचेगा। जिनकी मोटी मोटी गर्दनें हो गई, मैं कहता हूं वो इस सबसे, सकती। जब सबसे मोटी गर्दनें पकड़ी जाएगी तो बाकी तो इतनी मोटी नहीं है ना गर्दनें। तो मैं समझता हूं कि ये जिस दिन ये फैसला आ गया और इनके ऊपर गिरफ्त आ गई तो बाकी 400 को तो यही इदारे आप देखेंगे, यही नैब, यही FBI मुतरक हो गए। इस केस में फ़र्क क्या आया? अगर नवाज शरीफ और उसकी फैमिली का नाम ना होता, पीपल्स पार्टी के लोगों का नाम आता, को और इमरान खान की PTI के लोगों का नाम आ जाता, तो फिर देखना ये इदारे कैसे मुतरक होते। अब चूंकि उसमें हुक्मरान फैमिली का नाम आ गया, इस वजह से 450 के जो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का अरबों खरबों रुपया लूटा, वो इसलिए बच गए थे क्योंकि हुक्मरान फैमिली को भी टच करना पड़ता था, उसके साथ भी वही ट्रीटमेंट करना पड़ता था। हुक्मरान फैमिली को बचाने के लिए सारे इदारे जो है वो फौत हो गए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब मामला, अगर इस केस का फैसला आता है तो इसके बाद एक तो वो 450 लोग या 300 लोग जो हैं वो उनके ऊपर ये इदारे खुद से मुतरक होंगे। दूसरी बात, दोबारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, बड़े से बड़े ओहदा रखने वाला, जज जीवन के हो या जर्नैल हो, क्योंकि इसमें सबके लिए एक मिसाल बन जाएगी। एक बड़ा अहम सवाल है, मैं आप पे लेकर आऊंगा। मैं इमरान खान साहब से ही पूछूं, खान साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो कभी इम्कान है वो 62-63 के मिसदाक पे पूरा उतरते हुए फिर जाएंगे कि इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने जो है वो गलत बयानी की अवाम से? अच्छा, अगर ऐसा होता है तो सर फिर पार्लियामेंट तो आपकी आधी से ज्यादा, बल्कि मैं कहूँगा शायद पूरी खाली हो जाएगी। अगर, क्योंकि उसके बाद फिर एक एहतसाब का नारा लगेगा, यही लगाएंगे, तुमने हमें लटकाया, अब हम सबको लटकवाएंगे, तो फिर तो कोई नहीं बचता। खान साहब देखें, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो डिक्लेरेशन की है अपने पेपर्स की, वो अवामी नुमाइंदा एक्ट जो है वो उसमें भी मियां साहब इफेक्ट होंगे। और मियां साहब के मामला जो हैं वो अलग हैं। इक़्तिदार के दौरान इन पे इल्ज़ामात ये हैं कि इनके एसेट्स बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। तो यहाँ पे इक़्तिदार के दौरान AMPs के, MNAs के, इवन काउंसलर्स के भी एसेट्स बढ़ते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। नीचे से लेके ऊपर तक खाने का एक सिलसिला चल रहा है। आपने पाकिस्तान को अगर एक नए रास्ते पे डालना है तो सबसे पहले बड़े आदमी का एहतसाब आप करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अब जो मेन डिमांड थी पानामा पेपर्स के लीक होने के बाद कि पाकिस्तान में जिन लोगों ने लूटा उनकी बाहर प्रॉपर्टीज़ मिल गई हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये मेन डिमांड थी। अब उसके ऊपर होना ये चाहिए, देखिए पनामा तो सिर्फ एक सेगमेंट है, एक एरिया है, एक फर्म है जिसके अंदर से लीकेज हुई है और ये लोगों के नाम सामने आ गए। अब 400-450 लोगों के आए, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में मुमकिन तौर पे अगर 400-450 लोगों के ये आए हैं तो 2-2,500 लोग और भी हो सकते हैं जिनकी बाहर ऑफशोर कंपनीज हों और वो किसी और फर्म तो कर ही रहा है ना, वो सही कह रहे हैं आप। तो देखें ना, वो हजारों में तादाद हो सकती है। और वो लोग होंगे जिनकी ऑफशोर कंपनीज अभी तक पकड़ी नहीं गई या उनका पता नहीं चला। तो इसके लिए पाकिस्तान में कानून साजी करनी पड़ेगी। कानून साजी एहतसाब के लिए करने की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 5 साल तक एक एहतसाब बिल जो है वो असेंबली में पड़ा रहा। PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने उस पर इत्तफाक नहीं किया और 5 साल तक वो एहतसाब बिल पीपल्स पार्टी ये कह के मंजूर करवाने में नाकाम रही कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है। अब जब PMLN की हुकूमत आई तो इनकी बहादुरी आप चेक करेंगे, पिछले 4.5 साल में, अब 4.25 साल हो गए हैं, इन्होंने वो बिल टेबल ही नहीं होने दिया। वो अभी तक बिल टेबल पे आया ही नहीं एहतसाब का। तो एहतसाब करने की इनकी नीयत है सिफर। अब मियाँ साहब के एहतसाब का मुतालबा किया था सबने मिलकर सबसे पहले, कि सबसे पहले मियाँ साहब ने अपने आप को पेश कर दिया था। बाकी साहब ने कहा था क्योंकि मियाँ साहब ने पेश कर दिया तो मॉरल अथॉरिटी मियाँ साहब की जो है वो होनी चाहिए और हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर पहले मियाँ साहब का एहतसाब होना चाहिए। अब मियाँ साहब का हो गया है, अब होना ये चाहिए कि बाकी सारी जमातें प्रेशर डालें और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इमीडिएटली असेंबली के अंदर एहतसाब के लिए एक सिस्टम वज़ा करते हुए एक कानून साजी करे और इदारों को मुतहरिक करे। अब एहतसाब शुरू होना चाहिए बेलाग किस्म का, क्योंकि मियाँ साहब का जो वादा था वो अब चाहे वो ना चाह रहे हों लेकिन किसी ना किसी तरह करके वो पूरा हो गया है। तो अब आप बाकी एहतसाब की तरफ बढ़े। अगर अब आपने ये किया कि मियाँ साहब को एहतसाब में फंसा के आपने बाकियों का एहतसाब ना किया तो फिर मियाँ साहब के एहतसाब को कोई नहीं मानेगा माजरत के साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि अगर एहतसाब आपने एक नवाज शरीफ का किया है तो आपने अवाम को भी जस्टिफाई करना है। जब आप कह रहा हूं तो कतन मेरी इससे मुराद सुप्रीम कोर्ट, इससे मुराद बजाते खुद गवर्नमेंट है, उसको इनिशिएट करना होगा एहतसाब का एक अमल, पार्लियामेंट को एहतसाब का अमल इनिशिएट करना होगा खुद से।
मैं वक्फा ले लूं नाज़रीन। वक्फे के बाद जो इससे कबल बहस हुई थी, कौम की बेटी, आपकी भी बेटी कौम की बेटी है, मेरी बेटी, मैं खुद बेटी का बाप हूं यार, कौम की बेटी है। कल किया क्या उन्होंने? अगर किसी की याद को थोड़ी धुंध पड़ गई हो तो मैं वो धुंध हटाना चाहता हूं, आपको वो विजुअल्स भी दिखाऊंगा ब्रेक के बाद। मेडिकैम डेंटल क्रीम का खास फॉर्मूला सेंसिटिविटी, मसूड़ों से खून आना, दांतों में दर्द और दीगर तमाम तकालीफ पर बराह रास्त काम करे। बाकी चाहे जितने प्रॉब्लम्स हो, दांतों का प्रॉब्लम अब मुझे नहीं। मेडिकैम डेंटल क्रीम, 10 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन। नाज़रीन, अब चूंकि जाते जाते हम ये चाहेंगे इस पर जरूर बात हो कि अब फैसला जो आएगा उसके बाद की इंप्लीकेशन क्या हो सकती है। फैसला रीजनेबल जो हाइपोथेसिस है वो भी लोग कर रहे हैं कि जनाब क्या क्या मुमकिनात हैं, क्या क्या ऐसा हो सकता है। खान साहब, एक खदशा जो नईम बुखारी साहब और शेख रशीद साहब ने अदालत में उठाया जुम्मे वाले दिन, उन्होंने कहा जनाब सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा कोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं, इनकी एक हिस्ट्री है ब्रीफ केस पहुंचाने की, डरा देने की, खरीद लेने की। वो जनाब छोटी ट्रायल कोर्ट या नैब कोर्ट के साथ ये जो करेंगे आपको इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन जजेस ने कहा कि जनाब यही जेआईटी थी जिस पर आप एतराज करते थे कि 18वें ग्रेड का बंदा कैसे एहतसाब, कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगा, आपके सामने रिजल्ट है। जजेस ने तसल्ली दी उनको कि फिक्र ना करें, जिस तरह हमने काम किया है ट्रायल कोर्ट भी वैसे ही करेगी। सर, आपको एतमाद है खान साहब के ट्रायल कोर्ट या किसी और फोरम पे अगर बात अब जाती है तो वो अपना हक अदा करेगा? देखें, मैं अली आपको ये बताऊं, मायूसी नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे सिस्टम बहुत ख़राब हो गया, हमारे यहाँ पे रिश्वत बहुत चलती है, सिफारिश बहुत चलती है, ताकत और डंडा बहुत चलता है, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क चलता है। आज भी
अगर किसी आदमी को कुछ तकलीफ होती है तो पहला नंबर 15 का मिलाता है। पुलिस से लाख शिकायत के बावजूद लोग 15 को कॉल करते हैं। किसी आदमी की आप बेइज्जती करते हैं तो वो आपको कहता है कि मैं कोर्ट में तुम्हें मिलूंगा, मैं आपको सू करूंगा अदालत के अंदर। इसका मतलब है लोगों का इदारों पर से एतबार नहीं उठा। आज हमारी पुलिस जितनी भी गंदी हो, लोग जब तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं तो पुलिस की तरफ देखते हैं। आज हमारे इदारे जितने भी बुरे हों, लोगों को जब एहसास होता है कि वो फंस गए हैं तो वो इदारों की तरफ देखते ज़रूर हैं। लोगों ने इनसे मुंह नहीं फेर लिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लोग गुंडे बदमाशों के पास जाके अपने मसले हल करवाना शुरू हो गए हैं। बेशक आपको पॉलिटिकल मदद की ज़रूरत होती है, बाज़ औक़ात आपको सिफारत चाहिए होती है, आपको ताकत चाहिए होती है, लेकिन अभी सिस्टम मरा नहीं है, इसके अंदर अच्छे लोग मौजूद हैं। तो आप तवक्को करें कि अगर ये केसेस अच्छे लोगों को रेफर किया जाए, इसके ऊपर नजर रखी जाए और अपोजिशन भी अपना रोल प्ले करे साथ साथ। लोग बड़े ताकतवर हैं खान साहब, अच्छा होना एक और बात है लेकिन कमजोर होना है। अल्लाह से ताकतवर कोई नहीं है। अली मैं बताऊं, सबसे ताकतवर अल्लाह है। हर एक को, आने वाले हुक्मरान को अपनी ताकत पे हमेशा गरूर रहा। लोग इस दुनिया में ये समझ के जीते थे कि उनके बाद दुनिया नहीं चलेगी। दुनिया चलती है भाई, बड़े बड़े ताकतवरों के बगैर चलती है, क्योंकि ताकत अल्टीमेट एक ही है, वो अल्लाह की। बेशक अल्लाह की ताकत के आगे किसी की ताकत नहीं चलती है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग अल्लाह की ताकत को मान के रोज सुबह जो है वो नमाज पढ़ने के बाद अपने काम का आगाज करते हैं। मैं ऐसे जजेस को जानता हूं जो वजू किए बगैर अपनी कुर्सी पे नहीं बैठते हैं और वो ये कहते हैं कि इस कुर्सी पे बैठ के हमने जो दुआ मांगी वो आज तक रद्द नहीं की अल्लाह ताला ने। या नीयत वाले लोग भी हैं। अगर ये केसेस ऐसे लोगों के पास जाएगा और अपोजिशन नीयत के साथ अच्छे मुद्दे की तरह इस पर नजर रखेगी और मीडिया भी अपना काम करता रहेगा, बटे होने के बजाय जो अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे हो जाते हैं कि हमारे दोस्त अपने फायदों के पीछे भागते हैं, अगर हम भी अपना काम करते रहेंगे तो कोई बात नहीं है यार, देर हो जाएगी, टाइम लग जाएगा, लेकिन हमें इंसाफ मिलेगा जरूर। चलिए अल्लाह करे। खरल साहब देखिए ताकत के एक पॉइंट मेरा ले लें, उसमें आप एडिशन कीजिएगा या उससे बेशक कॉन्ट्रडिक्ट कीजिएगा। जीआईटी के पीछे सुप्रीम कोर्ट खड़ी थी। अगर कोई ये कहता ना कि 18वें और 19वें ग्रेड के अफसरान ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, उनके पीछे सुप्रीम कोर्ट की ताकत थी, हाथ था। अब अगर मामला कहीं आगे जाता है, यहाँ पे इसी के ऊपर मैं बताऊंगा। एक तो ये है कि ये जो ताकत की बात है, आपने ये देखा कि जेआईटी के 18 या 20 ग्रेड के लोगों ने कभी तसव्वुर भी किया जाता है कि इस सिस्टम के अंदर के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और उसकी फैमिली के खिलाफ लिखा? सर हमने तसव्वुर नहीं किया था कि ये हमारे इदारे हम करेंगे। लिखा। अच्छा, दूसरी बात है, अब मामला ये है कि उसी जेआईटी के अंदर नैब का एक अफसर बैठा था 20 ग्रेड का, जिस नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फौत कर दिया था, जोगी नहीं रहेगी, ठीक है ना। उसके बावजूद उसी नैब के अफसर ने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लिखा। मैं कहता हूं वही जो इमरान खान ने बात की, हमें मायूस नहीं होना। और अब जो सुप्रीम कोर्ट की जो बैकिंग है, हमारे इदारों में 99.9% लोग अच्छे लोग हैं। ये सर मैं लेकिन सिर्फ ये है कि उनको की अप्रीहेंशन है, ये उनका डर है। अप्रीहेंशन सुन ले, ये पिटिशनर का डर है। जो तीन चीजें हैं, तीन चीजें अब होने जो जा रही हैं, जो मुमकिन चीजें हो सकती हैं। उसमें है जालसाजी, सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, उसके क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमा टेम्परिंग का हो चुका, बाकी क्या मुकदमा जो ट्रस्ट डीड जाली है या बाकी जो जालसाजियां की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट उसके अगर पर्चा कराती है तो ये तो शरीफ फैमिली के ऊपर होगा ना बराह रास्त। नंबर 1 जो मुमकिनात हैं, जो सामने सुप्रीम कोर्ट की चीजें आई, उसके अंदर से हम अगर अपने तौर पे नतीजा निकालें तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं मुमकिनात में, बाकी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। एक तो जालसाजी का मुकदमा अगर होता है तो उसकी सजा भी आपके सामने बता चुके कि 7 साल है और बाकी चीजें हैं, उसमें नवाज शरीफ और तमाम फैमिली के लोगों के ऊपर पर्चा आएगा। दूसरा उसमें मामला है नाहली का, जिसको जस्टिस अजमत सईद साहब ने कहा कि इसको हम जरूर कंसीडर करेंगे, लेकिन ये भी देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन को भेजना है कि हमने देखा। हाँ, अब ये नाहली का मामला भी ये बड़ा सीरियस है, इसके ऊपर भी मामला कुछ ना कुछ मैं जो देख रहा हूँ। क्या अकामा कराएगा नाहली, वो क्या चीज कराएगी? नहीं, नाहली के लिए तो बेशुमार चीजें है ना, वही है ना। देखें, मिस डेक्लेरेशन सबसे बड़ी बात है ना। मिस डेक्लेरेशन तो सामने आ गया ना कि मरियम जो सफदर अगर बेनिफिशियल ओनर आती हैं तो नवाज शरीफ साहब के वो एसेट्स में भी एक साल में बेनिफिशियल ओनर हैं, यानी वो डिपेंडेंट है, दूसरे साल में उन्होंने नंबर 2 लिख दिया। ने कहा कि नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू एस्टैब्लिश दिस कि वेदर शी इज डिपेंडेंट और नॉट। हाँ, अब मामला ये है कि डेक्लेरेशन में अगर वो डिपेंडेंट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में साबित हो चुकी हैं, या जो बीवीआई की रिपोर्ट आ चुकी है, तो वो डिपेंडेंट की जो ऑफशोर कंपनीज हैं उनका जिक्र या पार्कलैंड के फ्लैट्स का नहीं आया, तो ये मिस डेक्लेरेशन तो हो गया। और बहुत सारी चीजें उसके हट के भी, तो ये दूसरा स्टेप हो गया कि नाहली का, कि वही बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने करनी है क्विकली खत्म या उसके। और तीसरा मामला है करप्शन वाला, कि वो जाएगा नैब में रेफरेंस, क्योंकि असासा जात नजायज प्रूव हो चुके कि एसेट बिहाइंड मीन्स जो है
जो लीगल मीन जो सोर्सेज हैं उसके मुताबिक ये ज्यादा थे। मैं सर वो नैब के लोग सुप्रीम कोर्ट की ओवरसाइट की वजह से ये रेफरेंस भी उसी तरीके से चलेगा जैसे खत्म हो गया। आपका पॉइंट आ गया। इमरान खान साहब, सर आखिरी पॉइंट आपसे, इस कश्ती में कौन सा सुराख देख रहे हैं आप जो ले डूबेगा कश्ती को? ये कश्ती के अंदर जो है वो जितना के लोग सवार इन्होंने किए हुए हैं वो खुद इसका बोझ बने हुए हैं इसके ऊपर। इसका मल्ला खराब है मेरा साथ लेकर चल रहे हैं इसका जो है ना वो बोझ बने हुए हैं। इस कश्ती को सुराख की जरूरत नहीं है डूबने के लिए, इस पे बोझ बहुत है। और गालिबन मल्ला जो है वो खुद इसको तूफान की तरफ लेके जा रहा है साहिल की बजाय, आप कह सकते हैं। चले, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, जाने से पहले एक दफा फिर मैंने ऐसे कहा था कि आप हम लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, हम बहैसियत कौम धुंधला ना जाए, तो देख लीजिए कल क्या किया इन्होंने कौम की बेटी के साथ। हिम्मत है तो आओ, मेरे पास किसकी हिम्मत है? मैं दो आओ, मेरे पास मेरे ऊपर कौन करता है? अब मैं तुम्हारा बाप हूँ। ब्रेक के बाद, इससे पहले कि हम कुछ और बात करें, मेरे पास सिर्फ अफसोस के अल्फाज हैं और कुछ नहीं। शर्म मुझे आ गई थी। गालिबन आपकी आंख में वो हया, वो शर्म दूसरों की बहू बेटियों के लिए, दूसरों की माँ बहनों के लिए है कि नहीं है? और जैसा कि इमरान खान साहब ने थोड़ी देर पहले कहा था कि जनाब प्रोटोकॉल, इज्जत और पर्दादारी जो है वो सिर्फ आपकी बहू बेटियों की नहीं, आवाम और गरीब के बहू बेटियों की भी उतनी होती है। खलील साहब, मैं चाहूंगा इस पर आप आखिरी कमेंट दें ताकि फिर हम शो क्लोज करें। सर देखिए, बिल्कुल यही बात है कि ये जिस तरह इमरान खान का आपने भी कहा कि कौम की बेटियों के साथ ये कब तक इस तरह होता रहेगा। और वही मसला है कि जब इक़्तिदार के ईवानों में बैठी जो बेटियां हैं उनके राइट्स डिफरेंट होंगे और कौम की बेटियों के राइट डिफरेंट होंगे, तो फिर ये सवाल तो उठेंगे। और ये रोज़ हमारा जो मसला है, ये जो मुआशी जो नाइंसाफ़ी के जो मुख्तलिफ मेयार हैं इंसाफ की और रूल ऑफ लॉ के, तो ये हमें रोज़ फेस करने पड़ते हैं। कौम की बेटी के जिसके पेट में बच्चा था उसके तो चेहरे पे गोली मार दिया आपने, कौम की बेटी के सामने उसके भाई को कत्ल कर दिया आपने। मॉडल टाउन वाक़े का जिक्र कर रहा हूँ। ये तो खैर उसके मुकाबले में तो ये कुछ वाक़या भी नहीं था, लेकिन तब अगर आपको आपके अंदर का इंसान, आपके अंदर का बाप भाई नहीं जागा तो मैं क्या तवक्को करूं कि अब आप कुछ इस पर करेंगे। लेकिन फिर भी आवाज़ उठाना हमारा हक था, हमने उठा दी। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।